हाय हेलो वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, उसका नाम है डीसी सर्किट या फिर डीसी सर्किट्स में डीसी सीरीज सर्किट, डीसी पैरेलल सर्किट, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंसी वगैरह वगैरह जो कुछ भी डीसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है थोड़ा फास्ट और फॉरवर्ड जाएगा। द रीज़न इज़ ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। और एक बात, इसके अंदर के जो डीसी नेटवर्क थ्योरम्स होते हैं वो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर ही कवर करेंगे, वो अलग से टॉपिक बनेगा। ठीक है, सो पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डीसी सर्किट, और उसी के अंदर सबसे पहला है डीसी सीरीज सर्किट। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं सीरीज़ में, इस टाइप का कनेक्शन को हम लोग सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। तो और इस नेटवर्क को अगर आप डीसी सोर्स से फीड कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे डीसी सीरीज सर्किट। सबसे पहले डीसी सोर्स हम लोगों ने पहले ही बेसिक सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जो करंट है वो स्टेडी रहता है, या फिर जो पोटेंशियल है वो स्टेडी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका इनपुट है, इट्स नेवर एंडिंग। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ई। ओके, अब डीसी सीरीज सर्किट में पढ़ने जैसा क्या है, इसमें जो बिट बनता है वो है करंट। यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, जैसे हमें पता है कि यहाँ जैसे सोर्स है पॉजिटिव से करंट निकला तो वो डिसिपेट होगा R1 में, थोड़ा डिसिपेट होगा R2 में, और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 एंड V2 के टर्म्स में। सो डीसी सीरीज सर्किट में R1 और R2 दोनों में से सिर्फ और सिर्फ सेम करंट फ्लो होगा, या फिर सेम मैग्नीट्यूड और सेम करंट, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम करंट फ्लो होता है। ठीक है, R1 में से भी वही करंट जाएगा, R2 में से भी वही करंट जाएगा। सो सीरीज सर्किट में मैग्नीट्यूड और सेम करंट फ्लो होता है। ये एक MCQ बिट है आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। E जो है V1 प्लस V2, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, KVL अप्लाई कर लिया है। हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में KVL क्या होता है, KCL क्या होता है, और वो कौन से लॉ के बेसिस पे काम करते हैं, क्या है। जैसे कि एक बिट आता है कि KVL जो कुछ भी है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, whereas KCL इट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, KCL वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, नो डाउट। अब यहाँ पर आ जाता है कि E = V1 + V2, और हम लोगों ने ओम्स लॉ कल ही पढ़ा है, V1 = I1R1 लिखेंगे। लेकिन I1 लिखने के लिए यहाँ पर दो I1 है ही नहीं, सेम करंट फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR1 + IR2, और I कॉमन ले लेते हैं, R1 + R2, यहाँ पर है E। इस I को नीचे लिख लेते हैं, E/I = R1 + R2। अगर हम लोग यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस दो टर्मिनल्स के बीच में, A एंड B के बीच में अगर लिखना चाहें तो RAB का मतलब ही रहेगा E/I। ठीक है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट इज इक्वल टू क्या रहता है, R1 + R2। इसका मतलब सीरीज़ में क्या होता है, सेकंड कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन सेम करंट सेम मैग्नीट्यूड रहेगा करंट का। सेकंड कंक्लूजन है कि जो कुछ भी रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इट इज समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो RAB = R1 + R2। अगर मान लो यहाँ पर R3 होता है, R4 होता है, एक्सेट्रा, अब सब के सब एडिशन करके हम लोग सिंपली ये दो जो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है सबको एडिशन करके लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अभी आपको इसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल यहीं पे क्यों अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके वोल्टेज कर लेता हूँ। ठीक है, V। अब क्या है कि आपने यहाँ पर एक वोल्टेज दिया, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर डिसिपेट हो रहा है, या फिर ड्रॉप हो रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर डिसिपेट हो रहा है। लेकिन कितना वोल्टेज कहाँ पर और कैसे जा रहा है ये हम लोगों को पता करना है। तो सिंपली आपको वोल्टेज डिवीजन रूल फॉलो करना है, जहाँ पर वोल्टेज देख लेना, V = IR। वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का है उतना ही ज़्यादा वोल्टेज उसके ड्रॉप उसके अक्रॉस होने वाला है। सो V1 = R1/R2
R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, सिंपली टोटल है आपको मतलब मान लेना कि इन दोनों का टोटल है, ठीक है, और इसी के अक्रॉस कितना ड्रॉप होने वाला है, मतलब हम लोग सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट करा है। ठीक है, अगेन रीज़न है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसीलिए V1 के लिए R1 आएगा, V2 के लिए R2 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V। इट इज़ एज सिंपल इट इज़, और हमको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। ठीक है, सीरीज़ नेटवर्क में हम लोगों ने 3 कंक्लूजन्स पढ़े। करंट का मैग्नीट्यूड और करंट दोनों के दोनों सेम रहेगा, दो जितने भी सीरीज़ एलिमेंट्स हैं सब के अंदर से सेम करंट फ्लो होगा। और एक बात क्या बोला है हम लोगों ने, हाँ, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, करंट हो गया, हाँ रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम लोग को सिंपली ऐड अप कर देना है सारे रेजिस्टेंसेस को। और एक बात है इसमें, हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा था V इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे V1 V2। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को I से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। IV इज इक्वल टू IV1 प्लस IV2, यही है, यहीं से करंट फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, सो ये जो P है इज इक्वल टू P1 रहेगा प्लस P2 रहेगा। सिंपली कहना क्या है कि पावर इन सीरीज सर्किट एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सो यहाँ पर मान लेना R3 होता है, R4 होता है, R5 होता है, एक्सेट्रा। आपका आंसर क्या रहता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट DC सीरीज सर्किट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे DC पैरेलल सर्किट। DC पैरेलल सर्किट में आपको सिंपली क्या है, पैरेलल में लगे हुए दिखेंगे, रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, और जो सोर्स है DC सोर्स है वो भी पैरेलल में है। अब जैसे नाम पैरेलल सुना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपके जो पोटेंशियल्स हैं अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी सेम एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी सेम। जैसे सीरीज सर्किट में क्या था, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम थे, दोनों एक ही लाइन में जाने वाले थे, R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगे। यहाँ पर क्या है, और एक चीज़ आप लोगों ने नोट किया होगा, सीरीज सर्किट्स में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, करंट सेम था, लेकिन पैरेलल सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो KCL लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मुझे पता है कि I1 का वैल्यू कितना है, या फिर एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को V से डिवाइड कर लेते हैं। I1 अपॉन V इज इक्वल टू I1 अपॉन V प्लस I2 अपॉन V, और हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, R। सो I अपॉन V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन R। तो यहाँ पर 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब भी मुझे टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सिंपली 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3, और जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 1 अपॉन R ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, अगर मुझे R1 R2 R टोटल लिखना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बस इस एक्सप्रेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, अब पैरेलल सर्किट्स के बारे में कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेना कि एक 10 एलिमेंट्स लिखे, 10 के 10 एलिमेंट्स पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इसमें से जो R इक्विवेलेंट आने वाला है वो हमेशा इन 10 के 10 एलिमेंट्स में से जो लीस्ट रहेगा उसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है, अब मान लो मेरे पास यहाँ पर है 2 है और 3 है। ठीक है, सो जो R इक्विवेलेंट रहेगा ना वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 ही रहेगा। ठीक है, लेस देन 2 ही रहेगा, इक्वल भी नहीं, लेस देन 2 ही रहेगा। अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 2 3 6 बाई 5, सो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, सो लीस्ट जो अमाउंट है उसके नीचे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, सो ये एक कंक्लूजनरी लाइन है। इसी के अंदर हम लोगों ने देखो 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। पोटेंशियल एट एवरी एलिमेंट विल बी सेम, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड
आर इक्विवेलेंट का कैसे फाइंड करना है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, एंड सो ऑन। और आर इक्विवेलेंट विल बी ऑलवेज लेस देन द लीस्ट ऑफ द एलिमेंट, जिसका भी मैग्नीट्यूड लीस्ट है उसी के नीचे आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा पैरेलल सर्किट के अंदर। और एक चीज़ मुझे इसमें मेंशन करना है, देखो अगर सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सेम है तो आपका जो आंसर रहेगा आर इक्विवेलेंट का हमेशा R/N रहेगा, ठीक है। और एक बात है इसमें, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ठीक है, और उनके वैल्यूज सेम है तो रिजल्टेंट हाफ आएगा, ठीक है। मतलब 6 पैरेलल विद 6 इज ऑलवेज 3, 5 पैरेलल विद 5 इज 2.5। दिस वाज ऑल अबाउट पैरेलल सर्किट, ठीक है। पैरेलल सर्किट अब आया ही है, तो जैसे सीरीज सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा। जैसे यहाँ ये अब पैरेलल सर्किट है तो हम लोग यहाँ पर करंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे। अब करंट डिवीजन रूल का मतलब है, हम लोगों ने देखा है कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये भी एक पैरेलल सर्किट का प्रॉपर्टी है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसी के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो कम रहेगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसके अंदर से जाने वाला जो करंट है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो I1 के लिए क्या रहेगा, हमेशा यहाँ पर R2 रहेगा, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। आपको पता होना चाहिए टोटल करंट I, तभी आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सो R2 R1 प्लस R2 इंटू I। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसी की वजह से यहाँ पर रिवर्स है 1 2 2 1, ठीक है। वेयर एज फॉर वोल्टेज डिवीजन रूल V1 इज V1 R1 V2 R2, ठीक है। एज सिंपल इट इज़। और इनकी यूनिट्स लिखना है, आदत कर लो थोड़ा, एम्पियर एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंसी है वो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। मैं और एक चीज़, एक रूल बताना चाहूँगा। सीरीज सर्किट में तो ठीक है, समझ में आ जाता है कि दो रेजिस्टेंस में से करंट सेम फ्लो होने वाला है। पैरेलल सर्किट में देखते हैं, two resistances are said to be in parallel when the current gets distributed and again it gets meted at the same point itself। ऐसा कंडीशन फॉर्म होता है तो हम लोग बोलते हैं ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा अलग से डेफिनेशन है। हम लोग जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके अंदर आपको समझते जाएगा कि एग्जैक्टली कैसा है और क्या है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, वोल्टेज का मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ा है एंड सो ऑन, ठीक है। जब आइडियल सोर्स की बात आए तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज 0। वैसे चलो प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज़ में छोटा सा रेजिस्टेंस रहता है, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब बिट ये आता है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर आपको आइडियल वर्ड पूछा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका पीछे का रीज़न भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकली पूछा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? काफ़ी, जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। अब रीज़न ये है, देखो मान लो कि अगर आपने 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करके दिया और यहाँ पर एक लोड लगा दिया है 5 ओम का, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो उस 10 वोल्ट में से पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, उसमें से कुछ पोर्शन इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और वो ड्रॉप का मतलब है कि ये लॉस है आपका, ठीक है। सो हम लोगों का जो वोल्टेज सोर्स होता है वो हमेशा उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। आइडियली उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये MCQ बिट बनता है। पूछेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, और ऑप्शन में 0 भी रहेगा, लेकिन आपको क्या टिक करना है? इट शुड बी वेरी लेस, या फिर जितना कम हो उतना अच्छा, ऐसे टाइप का जो कुछ भी ऑप्शन रहेगा वो आपको चूज़ करना है, ठीक है।
अब आता है आइडियल करंट सोर्स, एग्जैक्टली अपोजिट। अब ये जो कुछ भी चल रहा है चैप्टर, ये डीसी सर्किट है, इसीलिए मैंने जितने भी सोर्सेस दिखाए हैं वो सारे के सारे डीसी ही है, ठीक है। अभी आपका करंट सोर्स है आई, यहाँ पर भी आइडियली आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, यही बिट है। वोल्टेज सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और करंट सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात कर लें, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रैक्टिकली। अब आप बोलोगे कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आया, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में आया, ठीक है। रीज़न यही है कि वोल्टेज एक सीरीज पाथ प्रोवाइड करके देता है, तो करंट यहाँ पर आपको एक पैरेलल पाथ प्रोवाइड करके देने वाला है, ठीक है। अब आप ऐसे देखो इसको कि ये इसका वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए करंट सोर्स के बाद। रीज़न ये है क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 10 एम्पियर सोर्स प्रोवाइड करके दे दिया और आपका लोड है 1 ओम और ये भी 1 ओम है, तो लोड तक कितना जाएगा, सिर्फ 5 एम्पियर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहीं पर चली जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल पाथ्स में करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम करंट यहाँ से लॉस होगा। इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन करंट सोर्स इज आइडियली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल इट शुड बी वेरी वेरी हाई। एक बिट बनता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे, ओके। अब आपको जो नेक्स्ट बिट है वो है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब है सिंपली करंट का पाथ ब्रेक हो जाना। मान लेते हैं एक सीरीज सर्किट मैंने यहाँ पे लिखा है, हम लोगों ने ऑलरेडी सीरीज सर्किट पढ़ा है। एक वोल्टेज सोर्स है, 2 रेजिस्टेंसेस थे, यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वायर है ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर ओपन सर्किट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जब भी ओपन सर्किट आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, करंट का पाथ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो करंट इन ओपन सर्किट क्या होता है, 0, ठीक है। लेकिन वोल्टेज सोर्स है, अब मुझे बताना R1 के अक्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो कितना रहेगा, 0। रीज़न यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये जो R1 है ये रिडंडेंट है, मतलब ये यहाँ पर होकर भी नहीं के बराबर है। सो ये जो पोटेंशियल है पूरा का पूरा वोल्टेज जो कुछ भी जहाँ पर भी ओपन सर्किट हुआ था वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर इसको A एंड B दे दूँ नाम, सो वोल्टेज एट A एंड B कितना होगा, जितना आपने इनपुट सप्लाई करके रखा है। ओपन सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है और जहाँ पर भी ओपन सर्किट हुआ है उसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज था वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सो ओपन सर्किट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है क्या है, I = 0। और अगर आप देखते हो V = IR1, ठीक है। हमें पता है I का वैल्यू कितना है, 0, तो वोल्टेज अक्रॉस V1 कितना हो जाएगा, 0, V2 भी कितना हो जाएगा, 0। सो पूरे पाथ में रेजिस्टेंसेस है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो V इनपुट = VAB, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम लोग उल्टा देखेंगे शॉर्ट सर्किट के पास। यहाँ पर आपका करंट 0 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज 0 हो जाता है। मैं इन टर्मिनल्स के अक्रॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इन टर्मिनल्स के अक्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज एग्जैक्टली आ जाएगा, करंट उस टर्मिनल के थ्रू 0 है। और यहाँ पर अगर मैं ये टर्मिनल की बात करता हूँ तो वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल विल बी 0। और एक चीज़ इसको देखने जैसे देखो, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा और पूरा का करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा। रीज़न ये है, करंट ऑलवेज चूजेस द लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ टू फ्लो, ठीक है। सो करंट यहीं पे जाएगा ही नहीं, जब वहाँ पर करंट जाने ही नहीं वाला तो ये सर्किट का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर कोई वर्क डन होने ही नहीं वाला है, कोई कूलम आपका काम करने ही नहीं वाला है। सो वोल्टेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मुझे पूछा जाता है यहाँ पे करंट कितना है, तो करंट के लिए तो आपको अगर सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सीधा करंट इनफाइनाइट चले जाएगा। लेकिन अगर सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर है, तो I = क्या आएगा, V/R1 आ जाएगा,
ठीक है। अब R2 क्यों नहीं लिया, तो R2 के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, तो R2 रिडंडेंट के बराबर, जैसे यहाँ पर R1 R2 दोनों के दोनों रिडंडेंट के बराबर थे, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बात यह है, शॉर्ट सर्किट के अंदर वोल्टेज 0, ओके, और ओपन सर्किट के अंदर करंट 0। ये दो फंडामेंटल थिंग्स हैं आपको जो नोट करनी है, ठीक है। और अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो करंट यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है। जैसे देखो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो I इज इक्वल टू V अपॉन 0, मैंने बोला रेजिस्टेंस कितना है 0, तो आपका आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट आता, ओके। यहाँ पर भी सेम, वोल्टेज 0, करंट 0, फंडामेंटल ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के पीछे का रीज़न। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, R2 है जो होकर भी नहीं के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो नया टॉपिक है उसका नाम है ब्रिज सर्किट। ये जानबूझ के मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, रीज़न ये है जब भी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को पढ़ाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ब्रिज सर्किट के ऊपर आ जाते हैं। ब्रिज सर्किट का मतलब कुछ और नहीं, जो हम लोगों ने मेजरमेंट में पढ़ा था, केल्विन्स ब्रिज, वही है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर क्या है कि आपको एक बैलेंस इक्वेशन आता है। अगर हम लोग अपोजिट की बात कर लें तो R1 इंटू R4 इज इक्वल टू, अगर R2 इंटू R3 है तो आप सीधे सीधे ये जो RL दिख रहा है ना, इसको निकाल देना, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसी के पहले कि ओपन सर्किट, अगर करंट का वैल्यू 0 है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि वो ओपन है। ओपन सर्किट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, मैं इसको रफ कर लेता हूँ यहीं पर, ठीक है। सो अब जो सर्किट है पहले से वो अभी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू V यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सीधा R1 और R3 आपके सीरीज़ में, R2 और R4 आपके सीरीज़ में, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कुछ भी रिजल्टेंट आने वाला है वो, ठीक है। और आपको टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और आपको वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट भी मिल जाएगा। हम लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। बताने का कंक्लूजन यही था, हमें क्या है, जहाँ पर भी ब्रिज नेटवर्क दिखे तो ये कंडीशन आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। ये R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2 है, इक्वल है, तो बीच का जो एलिमेंट है उसको निकाल के फेंक दो, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है ना, आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पढ़ना मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज देखेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पूरे DC नेटवर्क्स पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि KVL क्या है और KCL क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि वोल्टेज इज मतलब जो कुछ भी KVL लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिट है। वेरएस KCL जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कैसे और हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। समेशन ऑफ ए वोल्टेजेस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम लोग समेशन ले लें तो V1 प्लस V2 माइनस VI इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि ये माइनस क्यों लिया, ये हाई और यहाँ पर लो, मतलब प्लस माइनस एंड माइनस प्लस है। सो माइनस प्लस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। अब अगर यहीं पे अगर इसी का स्टेटमेंट की बात कर लें तो समेशन ऑफ करंट्स ओवर ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4, ठीक है, इक्वल टू 0। देख लेना सारे करंट्स इनवर्ड है, सिर्फ I4 जो है वो आउटवर्ड जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। यही है आपका KCL। अब देखो यहाँ पर रियलाइज़ होने की जैसे बात क्या है, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, neither created nor destroyed, it can be transferred from one form to another। ये आपका इनपुट है, इसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पे खर्च हुआ, उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पर खर्च हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी कुछ नहीं, आपने जितना फीड किया उसमें से यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा है, पोटेंशियल का डेफिनेशन ही वही था, वर्क डन पर यूनिट जूल, ठीक है। सो वर्क डन पर यूनिट जूल, सॉरी वर्क डन पर यूनिट कूलम, ठीक है। सो ये उसका डेफिनेशन। और
यहाँ पर देखना नंबर ऑफ़ चार्जेस एक पॉइंट पे आए और आउट से निकल गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज इन हुए, चार्ज आउट हो गए। ये क्या है, कूलम्ब्स, चार्जेस, करंट, तीनों एक ही है, ठीक है। करंट का मतलब ही क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट पे आएंगे उन सब का समेशन कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा, आए और गए। देखा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं I1 + I2 + I3 = I4, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इनपुट = V1 + V2। जितना आपने फीड किया उतना ही आपका खर्च होने वाला है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट KCL एंड KVL। इसमें से बिट याद रखना, KCL का मतलब है डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KVL इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अभी स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके फार्मूलेस को कैसे अलग तरीके से रटना है या फिर इसको बाय हार्ट करना है, आप जैसे बोलो वैसे। चलो ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टू स्टार है, ये जो आपका डेल्टा दिख रहा है RA, RB एंड RC, रेजिस्टेंसेस को आपने ऐसे कनेक्ट किया है ताकि एक डेल्टा फॉर्म हो, एक क्लोज लूप फॉर्म हो, और उसमें अपनी ये जो डॉटेड दिख रहे हैं ये इमेजिनरी है, ठीक है। इसका मतलब ये डेल्टा का कन्वर्जन आप स्टार में कर सकते हो, और ये स्टार में कन्वर्ट करने के लिए अब देखो आपका R1 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपली ये देखना है कि R1 कहाँ पर कनेक्टेड है या फिर किन दो टर्मिनल्स को कनेक्टेड है। R1 किसको कनेक्टेड है, RA और RB को कनेक्टेड है। तो सिंपली आप क्या लिखो, RA × RB डिवाइडेड बाई सबका समेशन, अगेन RA + RB + RC। आपको इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद रखना होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगेन अब R2 तो आप ही बता सकते हो, R2 कहाँ पर कनेक्टेड है, RB और RC के बीच में। सो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, RB × RC डिवाइडेड बाई RA + RB + RC, ठीक है। अगेन R3 कहाँ कनेक्टेड है आपको देखना है, RA × RC डिवाइडेड बाई सेकेंड समेशन RA + RB + RC। ये एज सिंपल एज इट इज़ है, इसको रटने का ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब आता है आपके पास स्टार टू डेल्टा। स्टार है आपके पास दिया हुआ, ठीक है, स्टार नेटवर्क है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक डेल्टा में। जैसे कि यहाँ पर दिया है RA, RB और RC, और ये जो डॉटेड दिख रहे हैं ये इमेजिनरी, आपको यही फाइंड करना है R1। अगेन यहाँ पर भी आपको वैसा ही करना है, थोड़ा सा अलग है लेकिन, ठीक है। अब R1 जो है वो किसके बीच में कनेक्टेड है आपको ये देखना है। तो वो कनेक्टेड किसके बीच में है, RA + RB, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कनेक्टेड नहीं है, तो वो RC है। सो RA RB डिवाइडेड बाय RC, ठीक है। देखो कितना आसान है इनको रटना, ठीक है। मैं रटना ही बोलूँगा, रीज़न है मुझे इसका जो एक्सप्रेशन है काफ़ी बड़ा होता है, आपको वो सॉल्व करना और फिर उसके बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ करना, इससे मतलब नहीं। हम लोगों के यहाँ बस फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बिट्स आते हैं, आपको वही सॉल्व करना है, ठीक है। अब मुझे बताना R2 क्या होगा। R2 जो है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, RC और RB के बीच में कनेक्टेड है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, RB + RC + RB × RC डिवाइडेड बाई जो नहीं है वो, मतलब ही RA, जो कनेक्टेड नहीं है वो, ठीक है। अगेन R3 तो आप खुद ही बोल दोगे, इसका है RA + RB, अगेन सॉरी R3 का RA और RC, ये आता है RA RC डिवाइडेड बाई RB। स्टार टू डेल्टा कन्फर्मेशन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, इसको रटना पड़ेगा। और इसके बाद में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे DC नेटवर्क्स में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।